अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दुधारू पशु की घातक बीमारी है खुरपका मुंहपका, समय पर करे रोकथाम। अधिक फल उत्पादन के लिए पपीता के बाग में जरूरी कार्य। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है खुरपका मुंहपका बीमारी, जो कि पशुओं में आमतौर पर देखी जाती है। बीमारी से ग्रसित पशुओं को चलने फिरने और आहार खाने में परेशानी होती है, जिससे पशु दूध देना कम कर देता है। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में इस बीमारी के कारण लक्षण और निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु चिकित्सा विभाग जिला शहडोल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर RD दुबे से। फुट एंड माउथ डिजीज भी जिसे हम बोलते हैं, पशुओं में होने वाली एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इस मौसम में इस बीमारी से पशुपालकों को अपने पशुओं को बचा के रखना चाहिए। ये इतनी संक्रामक बीमारी है कि यदि आपके पशुओं में से किसी एक या दो पशु को हो गई तो बड़ी तेज़ी से पूरी आपकी डेयरी में फैल जाती है और इससे दोहरा नुकसान होता है। बीमार पशु का उत्पादन भी प्रभावित होता है और उपचार में पशुओं के काफी खर्च उठाना पड़ता है। बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं में एक रोग खुरपका मुंहपका रोग FMD होता है। ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है, साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। FMD या मुंहपका खुरपका रोग के लक्षणों की जहाँ तक यदि हम बात करें तो शुरुआती दौर में पशुओं में तेज बुखार आता है। जैसा कि हम जानते हैं ये एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरस से फैलने वाला रोग है। बहुत तेज बुखार आएगा, 104-5 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आएगा। पशु खाना पीना छोड़ देगा। पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं इस बीमारी की वजह से, जिससे पशु चारा पानी लेने में दिक्कत महसूस करता है। 2-3 दिन के अंतराल में पशु के खुर के बीच में घाव बन जाते हैं और उन घायों की यदि उचित देख रेख न की गई तो बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बीमारी की गंभीर अवस्था में पशुओं के खुर तक अलग हो जाते हैं और ये घाव फिर महीनों लग जाता है पशु को ठीक होने में। तो यदि पशुपालक भाई बीमारी की शुरुआती अवस्था से ही अपने पशुओं की उचित देख रेख और उपचार पे ध्यान देंगे तो इस बीमारी से जल्दी निजात वो पा जाएंगे। अब इस रोगग्रस्त पशु का
उपचार करना चाहिए और बाकी पशुओं के ऊपर बराबर नज़र रखना चाहिए। तो उपचार के लिए यदि आपके यहाँ कोई नज़दीकी संस्था है तो वहाँ संपर्क कर लें, तो उनसे उनकी देखरेख में उचित उपचार, कुछ एंटीबायोटिक दी जाती हैं, कुछ बुखार उतारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ मल्टीविटामिन पशु को देना चाहिए। पशु में चूँकि छाले हो जाते हैं तो बोरोग्लिसरीन या शहद का उपयोग भी कर सकते हैं मुंह में लगाने के लिए, तो छालों में पशु को आराम मिलेगा। साथ ही जो पैर के घाव में यदि फूट गया है तो उसके उपचार के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल से उसको अच्छा धोना चाहिए। उसमें कोई फ्लाई रिपेलेंट मलहम बहुत सारे आते हैं, उन्हें लगा देना चाहिए, जिससे आपके पशुओं के पैर में कीड़े नहीं पड़ें और वो जल्दी ठीक हों। और इस समय पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु चूँकि चारा पानी खाने में असमर्थ सा रहता है तो मुलायम चारा, उसके लिए आप थोड़ा सा दलिया बना के दे सकते हैं उसे, या चूनी पानी में घोल के दे सकते हैं, और मुलायम चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो 3-4 दिन बाद धीरे धीरे पशु खाने में वापस आ सकता है। जो उत्पादन वाले अपने पशु हैं उनका उत्पादन भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होने पाता है यदि समय से उसका उपचार हो जाए। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इसके बचाव के लिए समय रहते अपने पशुओं को टीका लगवा लें। अभी शासन की ओर से ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है, तो जो भी पशुपालक भाई हैं अपनी नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था में जाके FMD का टीकाकरण अपने पशुओं को निश्चित रूप से लगवा लें। इस रोग का उपचार अब तक संभव नहीं हो सका है, इसीलिए रोकथाम ही सबसे कारगर नियंत्रण का उपाय है। सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं को प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोने के बाद मलहम लगाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए, जिससे खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। तो देख रेख के लिए जैसा मैंने बताया, जैसे ही उन्हें शंका होती है कि उनके पशु के मुंह में छाले आ गए हैं, उस पशु को सबसे पहले अन्य पशुओं से अलग तुरंत बांध देना चाहिए। जो बीमार पशु हैं उनकी लारों में ये विषाणु रहता है, पैरों से भी जो घाव रहते हैं वहाँ भी विषाणु हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रोगग्रस्त पशु है उसका बिल्कुल आहार, पानी, उसका जूठा खाना पीना दूसरे अन्य स्वस्थ पशु न खाने पाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में जो सार है आपकी उसे नियमित साफ सफाई रखें। फिनाइल का भी उपयोग कर सकते हैं धोने के लिए, फर्श, कास्टिक सोडे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फर्श की साफ सफाई में ध्यान दें। कुल मिला के अच्छी साफ सफाई, बेहतर पौष्टिक आहार और समय पे उपचार देकर इस बीमारी से जल्द पशुपालक निजात पा सकते हैं और पशुओं का उत्पादन भी वापस पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 3 दिन में ही संपन्न। स्पीकर ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। सदन में गूंजा नान घोटाला और चावल वितरण का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगेगी लगाम। शीतकालीन सत्र में विधेयक पास। अलग से सजा का किया गया प्रावधान। सूरजपुर में 2 दिन के दौरे पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। संगठन की मजबूती पर जोर। आरक्षण पर सियासी संग्राम। आरक्षण को लेकर अंबेडकर चौक पर बीजेपी विधायकों और सांसदों ने दिया धरना। कहा, आरक्षण को अटकाना चाहती है सरकार। 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। राजनांदगांव में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मानव
स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और पौष्टिक गुणों से भरपूर फलों में बात करें पपीता की, तो इसके उद्यान प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। तो आपको पौधों से अधिक और गुणवत्ता युक्त फल मिले तो इसके लिए बाग में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा क्षेत्रों में और किसान के खेतों में थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा होगा, और जो किसान भाई पपीता के खेती कर रहे हैं उनके सामने एक जाड़े का जो प्रबंधन करने की के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम जाड़े के मौसम में कैसे पपीते की खेतों को हम अच्छी तरह से कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा पपीते के जो भी खेत हैं उसमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, नमी हमेशा रहना चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपको वो पौधे में पाला मारने की समस्या होगी। पपीते के पौधे ठंड के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। पाला पड़ने पर पपीते के पौधे मरने लगते हैं और ऐसे में पपीतों के छोटे और नवरोपित पौधों को पुआल की टाटी बनाकर पौधों के उत्तर पश्चिम दिशा से तीनों ओर से ढक दें। साथ ही पाला पड़ने पर बाग के चारों ओर धुआं करें। साथ ही आप देख रहे होंगे कि इस रबी मौसम में अनेक प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं, जिसमें जो आपके जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए, मिर्च हो गए, ये सब इनमें एक कीड़े का कभी कभी प्रकोप देखा जाता है, और वो कीड़ा जो है वाइट फ्लाई या थ्रिप्स जो है पपीते के पौधे को भी आक्रांत करता है। तो कीड़े और बीमारियों का भी आप समुचित देखभाल इस समय में करेंगे। पपीते के बाग में इन कीटों के कारण पर्णकुंचन यानी लीफ कर्ल रोग होता है, जिसके लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी और झुर्रीदार हो जाती है। पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी शिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण हैं। रोगी पौधों में फूल कम आते हैं। रोग की तीव्रता में पत्तियां गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए रोगी पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। साथ ही सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर का प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस समय पपीते के बाग में चूर्निल आसिता रोग का प्रकोप होता है। ये रोग ओडियम यूडिकम कैरिकी नामक कवक से होता है। इससे प्रभावित पत्तियों पर सफेद चूर्ण जमाव हो जाता है, जो बाद में सूख जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और एक ये जो समय है आपका, ये ध्यान देने की बात ये रहेगी कि आप अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार निवारण जरूर करेंगे कि इस समय खरपतवार नहीं हो और कीड़ों का प्रकोप नहीं हो। और इसके बाद जैसे ये मौसम आपका बदल जाता है, फरवरी के मौसम आते हैं, तब उसमें आप खाद और उर्वरक का फिर पुनः उपनिवेश करेंगे, जो लगभग 200 ग्राम नत्रजन, 300 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटास प्रति पौधे के दर से दे करके आप उस पौधे को उर्वरक का प्रयोग करेंगे। उसमें पपीते के फूलों को विकसित होने तथा पैदावार बढ़ाने के लिए आदर्श तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 70 से 85% होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा तापमान होने पर पपीते के फूल गिरने लगते हैं। साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन का कम या ज्यादा स्तर, सूखापन और अतिरिक्त नमी की स्थिति भी फूलों की वृद्धि, परागण और निषेचन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। साथ ही पौधों की हल्की सिंचाई करें। किसान भाई जब पपीता की खेती करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनके फल गिरने लगते हैं। तो आप मिट्टी जांच करा करके उचित पोषक प्रबंधन करिए, और साथ ही आप प्रति पौधा 200 ग्राम बोरेक्स का उपयोग पौधे के लगाते समय आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या आप लगाने के 3 महीने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बोरेक्स जो है 20 ग्राम प्रति पौधे के दर से देने से फलों का गिरना और फल के आकार में वृद्धि करना अच्छा रहता है उसके लिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 3 दिन में ही संपन्न। स्पीकर ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। सदन में गूंजा नान घोटाला और चावल वितरण का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगेगी लगाम। शीतकालीन सत्र में विधेयक पास। अलग से सजा का किया गया प्रावधान। सूरजपुर में 2 दिन के दौरे पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। संगठन की मजबूती पर जोर। आरक्षण पर सियासी संग्राम। आरक्षण को लेकर अंबेडकर चौक पर बीजेपी विधायकों और सांसदों ने दिया धरना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मसाला फसलों में धनिया भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसे सब्जी में मसालों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। यही नहीं, ताजा धनिया की पत्तियां लगभग हर सब्जी में पकने के बाद डाली जाती है और जिन किसानों ने धनिया की बुआई दाना उत्पादन के लिए की है, उनको इस सर्द और बदलते मौसम में फसल की विशेष देखरेख करने की जरूरत है। तो किसान अपने स्तर पर इस समय फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को अपनाएं जिससे अधिक बीज उत्पादन मिले, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति। और आज जो है हम धनिये में जो बीज उत्पादन प्रोग्राम होता है, हम कैसे बीज को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम समसामयिक के रूप में जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनिये का जो फसल है बीज उत्पादन के लिए ठंडी के मौसम में उगाई जाती है और शुरुआती दिनों में जो है पौधे की बढ़वार के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो होता है ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। परंतु जब हम बीज उत्पादन के लिए काम करते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना जो होता है, जब पुष्प और दाने बनते हैं, उस समय जो होता है मौसम जो होता है शुष्क होना चाहिए और थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है जो पुष्प और दाने बनने के समय जो होते हैं क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए, कोहरे नहीं पड़ने चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए, जिसके कारण जो होता है कीट और बीमारियां का प्रकोप जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण जो होता है हमारे बीज उत्पादन में जो है कमी आ जाती है। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को पाले के प्रकोप से बचाना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ सिंचाई प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें इन जरूरी कार्यों को, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और वर्तमान समय में जो है जैसा कि किसानों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि पाले की समस्या बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। तो हम पाले से नियंत्रण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो होता है शाम के समय या रात्रि में जो है मेड़ पर जो है हम पैरे, निर्वई या भूसे को जलाएं। इसके अलावा जो होता है हर 10 दिनों में 15 दिनों में जो हम हल्की सिंचाई जो है ज़रूर करें। इसके अलावा घुलनशील सल्फर जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम छिड़काव करें। अगर संभव हो तो सल्फर डस्ट जो होता है 30 मेस का जो आता है MM की सीव से उसको छान कर जो है 10 kg जो है प्रति एकड़ की दर से हमें छिड़काव करना होता है। या थायो यूरिया जो होता है उसके आधा kg मात्रा को जो है 1000 लीटर पानी में घोलकर जो है हम 5 एकड़ भूमि में सिंचाई करके जो है अपनी फसल को जो है हम पाले से बचा सकते हैं। अब जो है हम सिंचाई के बारे में आपको बताना चाहेंगे। किसान मित्रों, जो धनिये की फसल होती है निश्चित रूप से जो सिंचाई होती है वह इस बात पर निर्भर करती कि आपकी धनिये की फसल किस जलवायु में उगाई गई है, वहाँ की भूमि किस प्रकार की, हल्की भूमि है या भारी भूमि है, धनिये की किस्म कैसी है, कम अवधि की है या अधिक अवधि की है। तो सामान्यतः जो होता है अगर धनिये की फसल जो होती है भारी भूमि में अगर उगाई जाती है तो 3 से 4 जो है हमें सिंचाई करनी होती है और अगर हल्की भूमि में उगाई गई है तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस सिंचाई को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि पहली सिंचाई जो है हम 30 दिनों में करें, उसके बाद 60 दिनों में करें, फिर 80 दिनों में करें और फिर 100 दिनों में अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, धनिया की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।
जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अब हम किसान मित्रों जो है कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे क्षेत्र में जो है अभी कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो धनिये में जो मुख्य रूप से जो है एफिड कीट जो होता है, माहू जो होता है, जिसको हम रस चूसक कीट भी बोलते हैं, ये बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। इस कीट में आप देखेंगे कि जो निम्फ और प्रौढ़ कीट होते हैं, है ना, वो जो होती हैं पत्तियां जो होती है, पुष्प होते हैं और जो फली होती है उसके रस को चूसते रहते हैं। और मुख्य रूप से पुष्प कलिका पे इसका प्रभाव अटैक जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। और उसके कारण क्या होता है, जब पुष्प जो होते पूरी तरीके से खुल नहीं पाते हैं, इसके अलावा दाने जो है पूरे भर नहीं पाते हैं। और आप देखेंगे कि पुष्प कलिका पे इतना ज़्यादा इनका अटैक होता है कि उसमें हनी ड्यू जो होता है सिक्रीशन होता है, जिसके कारण दूसरे अन्य जो हानिकारक कवक होते हैं उस पर बढ़वार कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और इसके कारण जो है उत्पादकता में निश्चित रूप से कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है किसान मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जो है जैविक अगर संभव है तो जैसे नीम का तेल होता है 2% की दर से हमें छिड़काव करना होता है, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है उसका 5% की दर से छिड़काव करना होता है, या अगर घर में संभव हो तो जैविक चीज़ें जैसे निम्नास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, तो इनकी जो होती 2 लीटर जो है 100 लीटर पानी में घोलकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो कम लागत में हम निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो रासायनिक कीटनाशकों में जैसे कि इमिडाक्लोपिड आता है, अगर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीमारियों के रूप में अगर मैं आपको बात करूँ तो धनिया में जो है मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी धनिया की फसल में देखने में आती है पाउडरी मिल्ड्यू। यह बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि आपके खेतों में जो होगा पत्ती होंगी, पत्ती के डंठल होंगे, पुष्प होंगे, पुष्प कलिकाएँ होती फल, इस पे जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। यह निश्चित रूप से जो होता है जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय आपको जो है किसान मित्रों संभव हो तो घुलनशील सल्फर की जो होती 2 ग्राम मात्रा को जो है आप प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव करें, या सल्फर डस्ट जो होता है 30 mm का जो सीव होता है उससे छानकर जो होता है 10 kg प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है, या मिथाइल डाइनोकैप जो होता है फंजीसाइड जो होता है जिसकी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 0.1% की दर से आपको छिड़काव करना है। और निश्चित रूप से अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर किसान मित्र आपके द्वारा अपनाई जाती है तो हमें अधिक से अधिक बीज उत्पादन धनिया में प्राप्त होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मोहाना जिला रायपुर के वीरपाल राठौर ने। आपने टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है, इसलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग का गोलाकार धब्बा चक्र के रूप में दिखाई देता है, जो हिरण की आँख की तरह लगता है। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और यह सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर
ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, यह रोग फाइटोपथोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधों के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खरीफ फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकाजीव दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं, तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।